एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ऐसी फैमिली को देखते हैं जो पिंक पैलेस नामी एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर एक बच्ची जिसका नाम कोरालाइन है। ये पुरस्कार और कदीम घर 3 अलग अलग अपार्टमेंट्स में डिवाइड है। बेसमेंट वाले अपार्टमेंट में मिस स्पिंक और मिस फोर्सेबल रहती हैं जो रिटायर्ड एक्ट्रेसेस हैं और चाय पीने और कहानियाँ सुनाने की शौकीन है। एटिक वाले अपार्टमेंट में मिस्टर बॉबिन्स्की रहते हैं जो एक अजीबोगरीब शख्स हैं और दावा करते हैं कि वो चूहों का सर्कस चलाते हैं। अब मूवी में हम देखते हैं कि जब कोरालाइन के पेरेंट्स नए घर में सामान तरतीब देने में मसरूफ होते हैं तो कोरालाइन घर के बाग में घूमने निकल जाती है। ये जगह उसे बेचैन और उदास महसूस होती है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी दिलचस्प जगह की उसे उम्मीद थी। घूमते हुए वो एक लकड़ी उठाकर खेलने लगती है। अचानक एक लड़का खोपड़ी की शक्ल वाला हेलमेट पहने साइकिल पर उसकी तरफ आता है। कोरालाइन घबरा कर गिर जाती है। लड़का अपना हेलमेट उतारता है और अपना तारुफ वाईबी के नाम से करवाता है। वो बताता है कि वो पिंक पैलेस की मालकिन का नवासा है, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा बात कर सके उसकी ग्रैंड मदर उसे आवाज देकर बुला लेती है। नेक्स्ट डे कोरालाइन अपनी मॉम से शिकायत करती है कि वो उसे बाहर जाकर गार्डनिंग नहीं करने देती। उसकी मॉम समझाती हैं कि बारिश हो रही है इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती। इसके बाद उसकी मॉम उसे एक डॉल देती हैं और बताती हैं कि एक लड़का ये उसके लिए छोड़ गया था। कोरालाइन हैरान होकर डॉल को देखती है क्योंकि वो बिल्कुल उसी जैसी नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह पर बटन सिले हुए होते हैं। बाद में कोरालाइन घर की खोज शुरू कर देती है और उन तमाम चीजों की लिस्ट बनाती है जो टूटी हुई हैं। वो अपार्टमेंट के हर कमरे का मुआयना करती है। लिविंग रूम में घूमते हुए उसे एक छोटा सा खुफिया दरवाजा मिलता है। तजस्सुस में आकर वो अपनी मॉम से उसे खोलने में मदद मांगती है, लेकिन दरवाजा खुलने पर उसे मायूसी होती है क्योंकि उसके पीछे ईंटों की दीवार बनी हुई थी। उसकी मॉम बताती है कि शायद ये दरवाजा उस वक्त बंद कर दिया गया था जब इस बड़े घर को 3 अपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। बाद में रात के खाने पर कोरालाइन खाने की शिकायत करती है और उसे खाने से इनकार कर देती है। उसकी मॉम कहती है हम कल खाने की खरीदारी के लिए जाएंगे, लेकिन तब तक यही खाना मौजूद है और यही खाना होगा। रात के खाने के बाद कोरालाइन अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। आधी रात को कोरालाइन एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाती है। इधर उधर देखने पर उसे एक उछलता कूदता चूहा नजर आता है। वो तजस्सुस में उसके पीछे चल पड़ती है, जबकि चूहा दौड़ता हुआ लिविंग रूम में उसी छोटे दरवाजे से अंदर घुस जाता है जो कोरालाइन ने पहले दरियाफ्त किया था। जब कोरालाइन दरवाजा खोलती है तो वो हैरान रह जाती है। ईंटों की दीवार के बजाय अब वहाँ एक लंबी टनल मौजूद होती है। तजस्सुस के बाइस वो टनल के अंदर दाखिल हो जाती है और उस रास्ते पर चलने लगती है। टनल के आखिर में पहुंचकर वो खुद को एक ऐसे लिविंग रूम में पाती है जो बिल्कुल उसके अपने घर के लिविंग रूम जैसा दिखाई देता है। चूँकि उसने रात का खाना नहीं खाया था इसलिए वो कुछ खाने की तलाश में किचन की तरफ जाती है। वहाँ पहुंचकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी मॉम खाना बना रही होती है। कोरालाइन पूछती है कि वो क्या पका रही हैं, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम पलटकर उसकी तरफ देखती हैं, कोरालाइन खौफजदा हो जाती है। उस औरत की आंखें आम इंसानों जैसी नहीं होती, बल्कि उनकी जगह सियाह बटन सिले हुए होते हैं, लेकिन वो उसकी मॉम के जैसी लग रही थी। डर के मारी कोरालाइन कहती है कि ये उसकी मॉम नहीं है, लेकिन उसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही वो औरत मुस्कुरा कर कहती है मैं तुम्हारी दूसरी मॉम हूँ। अब जाओ और अपने दूसरे डैड को बताओ कि खाना रेडी है। हैरान और परेशान कोरालाइन अपने डैड को ढूंढने जाती है। जब वो उन्हें देखती है तो उसे एहसास होता है कि उनकी आंखों की जगह भी वैसे ही सियाह बटन लगे हुए हैं जैसे सेकंड मॉम की आंखों में थे। वो हिचकिचाते हुए उन्हें बताती है कि खाना रेडी है। खाना ऐसा होता है जैसे कोरालाइन ने पहले कभी नहीं खाया था। नहायत खूबसूरती से तैयार किया गया, बेहद लजीज और उसके पसंदीदा जायकों से भरपूर था। फिर कोरालाइन वहीं पर मौजूद अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोरालाइन की आंख खुलती है तो वो अपने असल रूम में मौजूद होती है। वो उलझन में पड़ जाती है और फौरन उस छोटे दरवाजे की तरफ भागती है, उम्मीद करते हुए कि उसे दोबारा वो उस टनल मिल जाएगी। लेकिन वो देखती है कि दरवाजे के पीछे फिर से ईंटों की दीवार मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार था। ब्रेकफास्ट के दौरान कोरालाइन जोशो खरोश से अपने पेरेंट्स को अपने ख्वाब के बारे में बताती है। वो दूसरी मॉम मजेदार
खाने और उस हैरत अंगेज जगह का जिक्र करती है जहाँ वो गई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात को महज एक ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कोरालाइन के मुसलसल उस दूसरी दुनिया का जिक्र करने से तंग आकर उसकी मॉम मशवरा देती हैं कि वो नीचे जाकर अपने पड़ोसियों से मिले मिस स्पिंक और मिस फोर्सिबल को अपनी कहानी सुनाए। ब्रेकफास्ट के बाद कोरालाइन एक्ट्रेसेस से मिलने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन बाहर कदम रखते ही वो देखती है कि उसके घर की डाक और मिस्टर बॉबिंस्की की डाक आपस में मिल गई है। वो गलती से आए हुए खतूत उठाती है और उन्हें वापस करने के लिए मिस्टर बॉबिंस्की के घर चली जाती है। मिस्टर बॉबिंस्की उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कुछ देर हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं। कोरालाइन सोचती है कि उसे उस दूसरी दुनिया का जिक्र मिस्टर बॉबिंस्की से करना चाहिए, लेकिन मिस्टर बॉबिंस्की खुद ही उसको इस बारे में बताने लगते हैं और उसे उस जगह से दूर रहने का कहते हैं। इसके बाद वो एक्ट्रेसेस के अपार्टमेंट पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। मिस स्प्रिंग और मिस फोर्सिबल उसका गर्मजोशी से वेलकम करती हैं और उसे चाय ऑफर करती हैं। जब कोरालाइन चाय पी रही होती है तो दोनों लेडीज अचानक उसकी चाय की पत्तियों से किस्मत का हाल पढ़ने का फैसला करती हैं। चाय की पत्तियों को देखते ही उनके चेहरे के तासुरात संजीदा हो जाते हैं। वो कोरालाइन को खबरदार करती हैं कि उस पर एक खतरा मंडला रहा है। वो एक अजीब और गरीब हाथ का भी जिक्र करती हैं जो उस खतरे से रिलेटेड था। ये सुनकर कोरालाइन का अपने ख्वाब के बारे में बात करने का दिल नहीं करता। वो कुछ बेचैनी महसूस करती है। चाय पिलाने पर उनका थैंक्स करती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जब कोरालाइन बाहर निकलती है वो देखती है कि पूरा इलाका घनी धुंध से ढका हुआ है। वो एहतियात से धुंध में चलते हुए अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे वाई भी करीब ही छुपा हुआ नजर आता है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराने के बजाय कोरालाइन ऐसा जाहिर करती है जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। फिर अचानक उसे चौंका देती है। फिर कोरालाइन उससे पूछती है, तुमने मेरे जैसी दिखने वाली गुड़िया क्यों बनाई? वाई भी हैरान होकर जवाब देता है कि उसने वो गुड़िया नहीं बनाई, उसे वो सिर्फ अपने घर में मिली थी। चूँकि वो बिल्कुल कोरालाइन जैसी लगती थी इसलिए उसने उसे कोरालाइन की मॉम को दे दिया। फिर वो एक अजीब बात बताता है। वो कहता है कि वो हकीकत में कभी भी पिंक पैलेस के अंदर नहीं गया। उसकी दादी उसे हमेशा वहाँ जाने से मना करती हैं और खबरदार करती हैं कि वो जगह खतरनाक है। वाइबी का ख्याल है कि इसका ताल्लुक उसकी दादी की जुड़वा बहन से है जो बचपन में पुरअसरार तौर पर गायब हो गई थी। इससे पहले कि कोरालाइन मजीद सवाल कर सके, वाइबी की दादी अचानक उसे आवाज देती हैं। चुनांचे अपनी बात मुकम्मल किए बगैर वाइबी जल्दी से अपने घर वापस चला जाता है। सोने से पहले कोरालाइन अपने बेडरूम के दरवाजे के करीब फर्श पर कुछ पनीर रख देती है ताकि चूहों को अपनी तरफ खींच सके। इसके बाद वो सो जाती है। रात के दरमियान अचानक वो चूहों की आवाज सुनकर जाग जाती है। वो फौरन बिस्तर से छलांग लगाकर उठती है और उनके पीछे चल पड़ती है। वो उसे सीधा उस छोटे दरवाजे तक ले जाते हैं। पुरजोश होकर वो दरवाजा खोलती है और जैसा कि उसने चाहा था टनल दोबारा वहाँ मौजूद होती है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो टनल में दाखिल हो जाती है और दूसरी मॉम की दुनिया में पहुँच जाती है। वो किचन में जाती है जहाँ दूसरी मॉम गर्मजोशी से उसका वेलकम करती हैं और उसके मुंह में एक स्ट्रॉबेरी रख देती हैं और वो उसे कहती हैं कि रात के खाने के लिए अपने दूसरे डैड को बुला लाओ। वो गार्डन में है। तजस्सुस में कोरालाइन बाहर जाती है। ये गार्डन हकीकी दुनिया के बेरंग और बेजान बाग जैसा बिल्कुल नहीं होता। ये कलर्स से भरपूर, दिलकश और जिंदगी से लबरेज होता है। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर मौजूद थे और चमकते हुए जुगनू फिजा में रक्स कर रहे थे। वो दौड़ती हुई बाग में घूमती है और उसकी हैरत अंगेज खूबसूरती को देखती है। फिर उसकी नजर अपने दूसरे डैड पर पड़ती है। वो एक मेंटस नुमा मशीन पर सवार होकर बाग की देखभाल कर रहे होते हैं। जैसे ही वो कोरालाइन को देखते हैं मुस्कुरा देते हैं। मशीन चलाकर उसके करीब आते हैं और उसे अपने साथ बिठा लेते हैं। फिर वो दोनों आसमान की तरफ बुलंद होते हैं और दूसरे डैड प्राउडली उसे अपनी ताज़ा तरीन तख्लीक दिखाते हैं। एक ऐसा गार्डन जो कि कोरालाइन के चेहरे की शक्ल में बनाया गया होता है और जिसमें कलरफुल और शाइनी फूल खिले होते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो दूसरी मॉम कोरालाइन से कहती हैं मिस्टर बॉबिंस्की ने उसे अपने छलांगे लगाने वाले चूहों का सर्कस का तमाशा देखने की दावत दी है। कोरालाइन वहाँ जाने पर राजी हो जाती है। रात के खाने के बाद कोरालाइन वाइबी के साथ मिस्टर बॉबिंस्की के घर जाती है। जैसे
जैसा कि तवक्का थी, उनका अपार्टमेंट शानदार और कलरफुल रंगों से भरा हुआ था। वो एक बड़े सर्कस के खेमे में दाखिल होते हैं और जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, शो शुरू हो जाता है। चूहे हैरत अंगेज करतबों का सिलसिला पेश करते हैं। वो छलांगे लगाते हैं, बैलेंस कायम करते हैं और दिल मोह लेने वाली शक्लें बनाते हैं। कोरालाइन हैरत और खुशी से ये मंजर देखती रहती है और उनकी कारकर्दगी की खूबसूरती और महारत पर दंग रह जाती है। शो के एंड पर वो मिस्टर बॉबिंस्की का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे इतने शानदार तजुर्बे की दावत दी और फिर घर वापस आ जाती है। पहले की तरह वो अपने सेकंड घर में सोती है, लेकिन जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जागती है तो अपने हकीकी घर में मौजूद होती है। तो वो दौड़कर छोटे दरवाजे के पास जाती है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे दोबारा खोल सकेगी, मगर इस बार दरवाजा बंद होता है। वो फौरन समझ जाती है कि यकीनन उसकी माँ ने दरवाजे को लॉक लगा दिया है, क्योंकि इस बार दरवाजा लॉक था। बाद में कोरालाइन अपने पेरेंट्स के साथ अपनी नई स्कूल के लिए नए कपड़े खरीदने जाती है। शॉप में वो कंप्लेन करती है कि उसकी सेकंड मॉम बहुत अच्छी, बहुत काइंड और बहुत बेहतर है और वो उन जैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे उसके रियल पेरेंट्स हैं। वापसी के रास्ते में वो अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर उन्होंने उस डोर को ताला क्यों लगा दिया। उसकी मॉम एक्सप्लेन करती हैं कि चूंकि उस दरवाजे के जरिए चूहे अंदर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे बंद रखने का फैसला किया है। ये जवाब कोरालाइन को पसंद नहीं आता और वो गुस्सा महसूस करने लगती है। घर वापस आने के बाद कोरालाइन की मॉम रेफ्रिजरेटर खोलती हैं ताकि उसके लिए खाने को कुछ निकाल सकें, लेकिन जब वो देखती हैं कि रेफ्रिजरेटर खाली है तो एक ठंडी सांस लेकर कहती हैं कि जब तुम्हारे डैड घर वापस आएंगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ बना देंगे। ये कहकर वो काम पर चली जाती हैं। जैसे ही उसकी मॉम घर से निकलती है, कोरालाइन छोटे दरवाजे की चाबी तलाश करनी स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद उसे चाबी मिल जाती है। वो आंखें बंद करके दरवाजा खोलती है, इस उम्मीद में कि टनल दोबारा मौजूद होगी, और अब की बार उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो देखती है कि टनल वाकई वहाँ मौजूद है। खुशी से भरकर वो अंदर दाखिल हो जाती है और दूसरी दुनिया की तरफ चल पड़ती है। हस्बे मामूल वो सबसे पहले किचन में जाती है। इस बार उसे वहाँ एक गिफ्ट और उसके साथ एक लेटर मिलता है। दूसरी मॉम के लेटर में लिखा था कि मिस स्पिंक एंड मिस फोर्सिबल ने उसे अपनी नई परफॉर्मेंस देखने की दावत दी है। दोपहर का खाना खाने के बाद कोरालाइन बाहर निकलती है और उनके अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक काली बिल्ली नजर आती है। उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो बिल्ली अचानक उससे बात करने लगती है। बिल्ली उसे खबरदार करते हुए कहती है कि अगरचे ये दुनिया एक ब्यूटीफुल ड्रीम की ताबीर मालूम होती है, लेकिन हकीकत में ये कोई अच्छी जगह नहीं है। लेकिन कोरालाइन को लगता है कि बिल्ली फजूल बातें कर रही है, इसलिए वो उसकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देती। सोचे समझे बगैर वो मिस फोर्सिबल एंड मिस स्पेंक के घर की तरफ चलती रहती है। जब वो अंदर दाखिल होती है तो हैरान रह जाती है कि वहाँ एक शानदार थिएटर मौजूद है जो तमाशाइयों से भरा हुआ है। पहली कतार में उसे वाइबी नजर आता है और वो जाकर उसके साथ बैठ जाती है। जैसे ही वो अपनी सीट संभालती है, शो स्टार्ट हो जाता है। एक्ट्रेसेस जलपरियों के रूप में एक जबरदस्त सा स्टेज ड्रामा पेश करती हैं। कोरालाइन इस परफॉर्मेंस में पूरी तरह खो जाती है और हर मोमेंट को एंजॉय करती है। शो एंड होने के बाद वो बाहर निकलती है तो अपने दूसरे पेरेंट्स को अपने इंतजार में खड़ा पाती है। घर वापस जाते हुए वो जोश और खरोश से उन्हें बताती है कि शो कितना स्प्लेंडेड था। घर पहुंचने के बाद कोरालाइन के पेरेंट्स उसे एक और गिफ्ट देते हैं। खुश होकर जब बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर मौजूद चीज देखकर दंग रह जाती है और उसे खौफ महसूस होने लगता है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर 2 ब्लैक बटन, एक सुई और धागा रखा होता है। डर के मारे वो फौरन बॉक्स खुद से दूर धकेल देती है। दूसरी मॉम बॉक्स दोबारा उठाकर उसे वापस देते हुए कहती हैं, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें ये बटन अपनी आंखों की जगह सीने होंगे, लेकिन फिक्र ना करो, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। आराम से सोच लो और फिर फैसला कर लेना। बेचैनी महसूस करते हुए कोरालाइन थकावट का बहाना बनाती है और कहती है कि वो सोना चाहती है। वो अपने कमरे में आ जाती है, दरवाजा बंद करके लॉक लगा देती है और बिस्तर पर छलांग लगाकर बैठ जाती है। वो खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जब वो जागेगी तो दोबारा रियल वर्ल्ड में होगी। लेकिन जब वो बेदार होती है तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि वो अब भी इसी दूसरी दुनिया में मौजूद होती है। उलझन और
اور خوف میں مبتلا کورالائن کو احساس ہوتا ہے کہ اس بار وہ سوتے ہوئے یہاں نہیں آئی تھی بلکہ وہ دروازے سے گزر کر خود اس ورلڈ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑتی ہے لیکن لیونگ روم کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جلدی سے اپنے دوسرے ڈیڈ کو تلاش کرنے نکل پڑتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اسے بتائیں کہ دوسری موم کہاں ہے، اور اصرار کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے، مگر وہ خاموشی سے کہتے ہیں جب وہ یہاں نہیں ہوتی تو میں بات نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ کر ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کورالائن باہر بھاگ جاتی ہے اور باغ سے گزرتی ہوئی دوڑنے لگتی ہے۔ جب وہ عجیب و غریب جنگل میں سے راستہ بنا رہی ہوتی ہے تو وہی کالی بلی جس نے اس سے بات کی تھی دوبارہ آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم کہاں جا رہی ہو؟ کورالائن جواب دیتی ہے میں اس جگہ سے نکل رہی ہوں۔ دونوں ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخر کار وہ پنک پیلس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچانک بلی ایک کونے کی طرف لپکتی ہے اور چھلانگے لگانے والے چوہوں میں سے ایک کو پکڑ لیتی ہے۔ جیسے ہی بلی اسے مارتی ہے وہ چوہا ایک بدصورت اور خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کورالائن کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ وہ دراصل ریئل چوہا تھا ہی نہیں۔ بلی مردہ چوہے کو ایک طرف پھینک دیتی ہے اور خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ کورالائن اکیلی کھڑی رہ جاتی ہے۔ اب جب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس دنیا سے نکلنے کا واحد راستہ وہی چھوٹا دروازہ ہے تو کورالائن دوبارہ گھر کے اندر واپس چلی جاتی ہے۔ کورالائن ایک چھڑی اٹھا کر اسے بند دروازہ توڑ دیتی ہے جو لیونگ روم کا تھا۔ اچانک لائٹس جل اٹھتی ہیں، دوسری موم وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور کورالائن کو زبردستی بیٹھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کورالائن چیخ کر خود کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ دوسری موم کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، اس کا جسم مڑنے اور بدلنے لگتا ہے، وہ ایک لمبا پتلا اور خوفناک وجود بن جاتی ہے۔ بغیر کچھ کہے وہ کورالائن کو پکڑتی ہے اور اسے آئینے کے اندر بند کر دیتی ہے۔ کورالائن آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے، شیشے پر زور زور سے مارتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، وہ مڑتی ہے اور ایک کمبل کے نیچے چمکتی ہوئی چیز دیکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں جاتی ہے اور کمبل ہٹا کر دیکھتی ہے۔ حیرت کے مارے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں 3 بھوت جیسے بچے موجود ہیں۔ کورالائن خوفزدہ مگر تجسس سے پوچھتی ہے تم کون ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ بیلڈم نے انہیں ڈال استعمال کر کے جاسوسی کے لیے استعمال کیا۔ وہ انہیں بٹن والی آنکھوں کے ذریعے دیکھتی تھی جب تک وہ اداس یا تنہا نہ ہو جائیں، پھر وہ ظاہر ہوتی اور انہیں وہ سب کچھ دیتی جو وہ چاہتے تھے، محبت، مٹھائیاں، پیار اور سیر و تفریح۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھوں کی جگہ بٹن سینے پر راضی ہو گئے تو یہ ایک جال تھا۔ اس نے ان کی اسپرٹس چرا لی اور انہیں آئینے کی دنیا میں قید کر دیا۔ بھوت بچے کورالائن کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم کسی طرح یہاں سے بچ کر نکل جاؤ تو برائے مہربانی ہماری آنکھیں ڈھونڈنا، اگر تم انہیں پالو تو ہماری اسپرٹس فری ہو جائیں گی اور ہم یہاں سے نکل سکیں گے۔ کورالائن کچھ جواب دے بھی نہیں پاتی کہ اچانک اسے پیچھے کی طرف سے کوئی کھینچنے لگتا ہے، کوئی اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے، لاتیں مارتی ہے اور دھکیلتی ہے۔ اسی کشمکش میں وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی ہے، وہ غائب ہوتا ہے، اس کا منہ ہل رہا ہوتا ہے اور اس کا منہ بھی سلا ہوا ہوتا ہے۔ کورالائن سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اسے جلدی سے گھر کے اندر سے چھوٹے دروازے تک لے جاتا ہے۔ وہاں وہ بھاری چیزوں کو ہٹاتے ہیں جس نے دروازے کو بند کیا ہوا تھا اور وائی بھی اسے اشارہ کرتا ہے کہ وہ اندر چلی جائے، اور وائی بھی اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس جگہ سے نہیں جا سکتا لیکن تم جا سکتی ہو۔ کورالائن ایک لمحے کے لیے ہچکچاتی ہے، پھر ٹنل کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ پوری طاقت سے گھومتی ہوئی ٹنل کے اندر دوڑتی ہے۔ آخر کار وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی ریئل ورلڈ کے رہنے والے کمرے کے لکڑی کے فلور پر آ گرتی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ فوراً چھوٹا دروازہ زور سے بند کرتی ہے اور اسے اچھی طرح سے لاک کر دیتی ہے۔ کورالائن گھر کے اندر گھوم کر اپنے ریئل پیرنٹس کو ہر کمرے میں تلاش کرتی ہے۔ وہ کچن چیک کرتی ہے اور وہاں اسے اپنی موم کی خریدی ہوئی گروسری کاؤنٹر پر رکھی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ انہیں چھوتی
ہوتی ہے وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے، وہ خراب اور سڑ چکی تھی۔ اچانک دروازے کی ڈور بیل بجتی ہے، کورالائن کا دل اچھل پڑتا ہے، وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑتی ہے، امید کرتی ہے کہ شاید اس کے پیرنٹس ہوں، لیکن وہاں وائب بھی ہوتا ہے۔ وہ سنجیدہ نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ گڑیا چاہیے جو میں نے تمہیں دی تھی، میری دادی بہت پریشان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اس کی گمشدہ بہن کی تھی۔ بغیر کچھ کہے کورالائن وائبی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، وہ گھبراہٹ میں ڈال تلاش کرنا اسٹارٹ کرتی ہے اور سب کچھ سمجھاتی ہے، دوسری ورلڈ میں جو اس نے دیکھا، بھوت بچوں کی حقیقت اور کیسے دوسری موم نے ڈال کو اس پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ وائبی الجھن میں پڑ جاتا ہے، جیسے جیسے کورالائن بات کرتی ہے وہ زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، آخر وہ سر ہلا کر کہتا ہے تم بالکل پاگل ہو کورالائن، پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے اور گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ہوش سے اور دکھ میں کورالائن اس کے پیچھے دوڑتی ہے، لیکن جلدی میں وہ پورچ کی سیڑھیوں پر پھسل کر گھر کے سامنے زور سے گر جاتی ہے۔ تب اسے کچھ نظر آتا ہے، اس کے پیرنٹس کی گاڑی قریب کھڑی ہوتی ہے، وہ فوراً اس کی طرف دوڑتی ہے، لیکن گاڑی خالی ہوتی ہے۔ وہ اپنی موم کا فون سیٹ پر دیکھتی ہے اور اسے نکال کر بے چینی میں بار بار اپنے ڈیڈ کو کال کرتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ آنسو صاف کرتی ہے اور مس اسپنک اور مس فورسیبل کے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑتی ہے۔ وہ دونوں ایکٹریسز کو بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس غائب ہو گئے ہیں۔ دونوں لیڈیز ایک دوسرے کی طرف فکر مندی سے دیکھتی ہیں اور کچھ دیر آہستہ آواز میں سرگوشی کرتی ہیں، پھر ان میں سے ایک کورالائن کو مٹھائیوں کا ایک پیالہ دیتی ہے، دوسری مسز اسپنک دو لمبی بنائی کی سوئیاں لیتی ہیں اور ایک مٹھائی پر بار بار ٹھک ٹھک کر کے مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ کورالائن حیرت سے دیکھتی ہے کہ وہ بار بار مارتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ آخر کار وہ مٹھائی بدل کر ایک گول شیشے کی ماربل بن جاتی ہے۔ وہ اسے کورالائن کو دیتے ہوئے کہتی ہیں یہ گمشدہ چیزیں ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے، شاید یہ تمہیں تمہارے پیرنٹس تک پہنچا دے۔ رات کے وقت جب کورالائن سو رہی ہوتی ہے تو کالی بلی خاموشی سے اس کے کمرے میں انٹر ہوتی ہے اور اسے جگا دیتی ہے، بغیر کچھ کہے وہ اسے خاموشی سے گھر کے اندر لے آتی ہے اور ایک آئینے کے سامنے روک دیتی ہے۔ آئینے کے اندر وہ اپنے ریئل پیرنٹس کو دیکھتی ہے، وہ انہیں بچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے، لیکن آئینہ اچانک ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پھر بلی اسے اس کے پیرنٹس کے کمرے میں لے جاتی ہے، وہاں وہ بیڈ پر ایک ہاتھ سے بنائی ہوئی ڈال کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس کے پیرنٹس کی شکل کی ہوتی ہے۔ کورالائن کی آنکھوں میں غصہ بھر جاتا ہے، وہ ڈال اٹھا کر چمنی میں پھینک دیتی ہے اور اسے جلتے ہوئے راکھ بنتے دیکھتی ہے۔ اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ واپس جائے گی اور اپنے پیرنٹس کو بچائے گی اور تب بیلڈم کو ہمیشہ کے لیے روک دے گی۔ جب وہ دوبارہ ٹنل میں داخل ہوتی ہے تو کالی بلی اس کے ساتھ چلتی ہے، بلی اسے وارن کرتی ہے بیلڈم تمہیں آسانی سے جیتنے نہیں دے گی، لیکن وہ کھیلوں کی بہت شوقین ہے، میرا خیال ہے کہ یہ معلومات تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر بلی اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ کورالائن دوسری دنیا میں پہنچتی ہے اور سیدھا بیلڈم کے پاس جاتی ہے، وہ مضبوطی سے کہتی ہے مجھے میرے پیرنٹس واپس چاہیے، لیکن بیلڈم کوئی جواب نہیں دیتی، اس کے بجائے وہ کورالائن کو زبردستی ایک چیئر پہ بٹھا دیتی ہے، پھر وہ دروازہ بند کر کے چابی نگل لیتی ہے اور کمرے سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد پہلے کی طرح بیلڈم کورالائن کو رات کے کھانے کے لیے بلاتی ہے۔ جب کورالائن ٹیبل پر بیٹھتی ہے تو وہ بیلڈم کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک پیشکش کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک تلاش کا کھیل کھیلنا چاہتی ہوں، اگر میں جیت گئی تو تمہیں میرے پیرنٹس اور بھوت بچوں کی اسپرٹس آزاد کرنی ہوں گی، لیکن اگر تم جیت گئی تو میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہوں گی اور تمہیں میری آنکھوں میں بٹن سینے دوں گی۔ بیلڈم کہتی ہے مجھے یہ بالکل منظور ہے اور پھر وہ پراسرار طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ اکیلی رہ کر کورالائن سوچتی ہے کہ کہاں سے شروع کرے، وہ گارڈن کی طرف جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تلاش کے دوران اسے وہ کینڈی والا شیشہ یاد آتا ہے جو ایکٹریسز نے دیا تھا، وہ اسے اپنی آنکھ کے سامنے رکھتی ہے اور اس کے ارد گرد سب کچھ گرے ہو جاتا ہے، صرف دور ایک چیز کہیں مدھم روشنی کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، وہ روشنی بھوت بچوں میں سے ایک کی آنکھ ہوتی ہے۔ یہ شائننگ باغ میں موجود مینٹس جیسی مشین سے آ رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا دوسرا ڈیڈ موجود ہوتا ہے۔ کورالائن بہادری سے مشین سے لڑتی ہے، اس کے بازوؤں سے بچتی ہے اور آخر کار شائنی آنکھ پکڑ لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھ حاصل کرتی ہے مشین ٹوٹ کر گر جاتی ہے اور اس کا دوسرا ڈیڈ تالاب میں ڈوب کر غائب ہو
जाता है। जैसे ही वो आँख हासिल करती है, पूरा बाग ग्रे और ठंडा होने लगता है और दोबारा बेजान कंक्रीट में बदलने लगता है। इसके बाद कोरालाइन मिस स्पिंक और मिस फोर्सिबल के अपार्टमेंट जाती है ताकि एक और भूत आँख तलाश कर सके। स्टेज पर उसे एक बहुत बड़ा टॉफी का सजावटी मॉडल नजर आता है। वो उस कैंडी वाले शीशे के जरिए देखती है, उसमें उसे चमकती हुई आँख नजर आती है। एहतियात से कोरालाइन ऊपर चढ़ती है और आँख तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एक्ट्रेसेस खौफनाक और अजीब मखलूक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं ताकि उसे रोक सकें। तेजी से सोचते हुए कोरालाइन अपनी टॉर्च इस्तेमाल करती है और ऊपर लटके हुए बैट्स को गिरा देती है। अचानक होने वाली हलचल एक्ट्रेसेस को उलझा देती है और कोरालाइन चालाकी से दूसरी भूत आँख हासिल कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो मिस्टर बॉबिन्स्की के अपार्टमेंट की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो तलाश शुरू करे, दूसरा बॉबिन्स्की अचानक जाहिर होता है और आखिरी भूत आँख अपने हाथ में पकड़ा होता है। एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ वो अपने सर्कस के खेमे में भाग जाता है। कोरालाइन उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर गहराई में जाती है, बॉबिन्स्की का जिस्म बदलने लगता है और वो चूहों के एक झुंड में तब्दील हो जाता है। चूहे मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाते हैं और एक चूहा भूत आँख लेकर फरार हो जाता है। कोरालाइन पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन अचानक सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जख्मी और बेबस होकर उसे एहसास होता है कि वो आखिरी आँख खो रही है और वो रोने लगती है। उसी वक्त काली बिल्ली फौरन हरकत में आती है। वो दुरुस्त वक्त पर चूहे पर अटैक करती है और उसके मुंह से आँख गिरा देती है। चमकती हुई आँख फर्श पर लुढ़कती हुई कोरालाइन के सामने आकर रुक जाती है और वो उसे मजबूती से पकड़ लेती है। जैसे ही उसके पास तीनों भूत आँखें आ जाती हैं, उसके इर्द गिर्द की दुनिया टूटने और बिखरने लगती है। सब कुछ टूटकर एक सफेद खला में गायब हो जाता है। कोरालाइन और बिल्ली जितनी तेजी से हो सके भागते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोरालाइन घर के अंदर चली जाती है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा होता है, दीवारें टूट रही होती हैं और रंग मत्थम पड़ रहे होते हैं। कोरालाइन लिविंग रूम में कमजोर पड़ी हुई बेल्डम को देखती है, जो झुकी हुई और गुस्से में होती है। बेल्डम तंजिया अंदाज में कोरालाइन को वो कैंडी वाला शीशा दिखाती है और उसे उसके सामने जला देती है। वो ताने देते हुए कहती है, तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स नहीं ढूंढे। अचानक भूत आंखें चमकने लगती हैं और भूत बच्चों में से एक उसे खबरदार करता है, थोड़ी सी होशियार हो जाओ, क्योंकि चाहे तुम जीत भी जाओ वो शायद तुम्हें जाने ना दे। लेकिन कोरालाइन के पास एक प्लान होता है। वो पुरसुकून होकर बेल्डम से कहती है, मुझे मालूम है मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, वो छोटे दरवाजे के पीछे हैं। जब बेल्डम इस बात से उलझकर दरवाजा खोलने में मसरूफ हो जाती है तो कोरालाइन कमरे में तलाश शुरू कर देती है। बिल्ली उसे फायर प्लेस की दीवार तक ले जाती है और मेंटल पर रखी स्नो ग्लोब की तरफ इशारा करती है। जैसे ही बेल्डम पीछे मुड़ती है, कोरालाइन काली बिल्ली को पकड़कर उसके चेहरे पर फेंक देती है। बेल्डम दर्द से चीखती है और कोरालाइन को मौका मिल जाता है कि वो जल्दी से स्नो ग्लोब को उठा ले और टनल की तरफ दौड़ जाए। भूत बच्चों की मदद से वो दरवाजा अपने पीछे बंद करने में कामयाब हो जाती है। अपने रियल घर में वापस आकर वो अपने हिस्से का दरवाजा जोर से बंद करके ताला लगा देती है। कुछ ही लम्हों बाद उसके रियल पेरेंट्स अंदर आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहते हैं कि उनके काम अच्छे हो रहे हैं और सब मिलकर बाहर खाने चलने की तजवीज देते हैं। कोरालाइन उलझन में पड़ जाती है। उन्हें कुछ याद नहीं होता कि वो कभी गायब थे। उसी रात कोरालाइन के पेरेंट्स उसके रूम में आकर उसे शब बखैर कहते हैं। वो खुश और पुरसुकून नजर आ रहे थे, जैसे उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया हो। जाने से पहले वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं। जब कोरालाइन उसे खोलती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये वो कलरफुल सा ग्लव्स होता है जिसकी उसने पहले ख्वाहिश की थी। जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं तो काली बिल्ली उसके बेडरूम की खिड़की पर आ जाती है। कोरालाइन खिड़की खोलकर उसे नरमी से अंदर ले आती है। वो सरगोशी करती है और बिल्ली से कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बेल्डम पर फेंका था। वो बिल्ली को अपने साथ बिस्तर पर ले आती है। दोनों इकट्ठे लेटकर सो जाते हैं। रात को भूत बच्चे उसके ख्वाब में जाहिर होते हैं। वो कोरालाइन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन्हें फ्री किया, लेकिन नरम आवाज में वार्न करते हैं कि अगरचे हम फ्री हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी खतरे में हो। तुम्हें चाबी छुपा देनी चाहिए और इस चाबी को बेल्डम की पहुंच से बहुत दूर रखो। कोरालाइन फौरन जाग जाती है और बिल्ली को ये बात बताती है। बगैर वक्त जाया किए वो बाहर निकलती हैं ताकि चाबी को
कहीं महफूज जगह पर छुपा सकें, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि द बेल्डम का एक कटा हुआ हाथ जो दरवाजा जोर से बंद होने पर अलग हो गया था, रियल वर्ल्ड में आ चुका है। वो दरवाजे की दरारों से रेंगता हुआ कोरालाइन का पीछा करने लगता है। खामोशी से कोरालाइन एक पुराने वीरान कुएं की तरफ जाती है। वो उसका ढक्कन खोलती है और चाबी को उसके ऊपर थाम लेती है, लेकिन उसी वक्त बेल्डम का ढांचे जैसा हाथ अंधेरे से बाहर छलांग लगाता है। वो चाबी पकड़ लेता है और कोरालाइन को घसीटते हुए पिंक पैलेस के गार्डन की तरफ ले जाने लगता है। अचानक वाइबी अपनी बाइक के साथ वहां आ जाता है। वो उस हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो हाथ पलटकर उस पर अटैक कर देता है। दोनों लड़खड़ाकर कुएं के मुंह से लटक जाता है, लेकिन वो खौफनाक हाथ उसके पीछे रेंगता हुआ उसे नीचे धकेलने की कोशिश करता है। कोरालाइन फौरन एक कंबल लेकर वहां पहुंचती है और उस हाथ को मजबूती से कंबल में लपेटकर कैद कर देती है। वाइबी एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे जोर से नीचे गिरा देता है और आखिरकार उस हाथ को कुचल देता है। दोनों मिलकर उस टूटे हुए हाथ और चाबी को कंबल में लपेटते हैं, उसे मजबूती से बांधते हैं और कुएं में बहुत गहराई में फेंक देते हैं ताकि खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके बाद वाइबी कोरालाइन की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हें पागल कहने पर बहुत अफसोस है। कोरालाइन मुस्कुरा देती है और कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी मदद करने आ गए। वाइबी कहता है कि ये सब बिल्ली की वजह से हुआ था। अगले दिन नेबर के सब लोग मिलकर पिंक पैलेस के गार्डन की सफाई करते हैं। वो ट्यूलिप्स लगाते हैं और पूरा गार्डन दोबारा खूबसूरत कर देते हैं। कोरालाइन खुशी से सबको लेमोनेड पेश करती है। उसी वक्त वाइबी अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी वहाँ पर आ जाता है और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।